जय हिंद आप सभी को। आज हम क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का। तो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और वो कंटेंट भी आपको मिल जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं। तो 10 के 10 चैप्टर यहाँ पे आपको हम रिवाइज कराएंगे और आप बने रहिए, और हो सके तो आप अगर लिख लोगे तो आपके लिए ये कई बार पढ़ने के बराबर हो जाएगा। तो नोट्स आपको यहीं से मिल जाएंगे और हम एक्सप्लेन करते रहे हैं, बस आप सुनते रहिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्पोर्टिंग इवेंट का, मैनेजमेंट स्पोर्टिंग इवेंट का, उसको स्टार्ट किया जाए। तो प्लानिंग सबसे पहले आपका है। उसमें प्लानिंग का क्या है, अगर आपको कोई इवेंट कराना है, ऑर्गेनाइज कराना है किसी टूर्नामेंट का, तो पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। इक्विपमेंट्स कौन से लगेंगे, ग्राउंड कहाँ पे मैच होना है, कितने टाइमिंग पे होना है, कितने ग्राउंड है हमारे पास, एडवर्टाइज करेंगे पहले कि हाँ ये टूर्नामेंट होने वाला है, बजट भी देखना है, बहुत सी बातें होती हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या, थिंकिंग इन एडवांस। पहले से ही आप पहले सोच के रखिए कि फ्यूचर में क्या आने वाला है ना, कि ये समस्या आ सकती है, तो उस समस्या के लिए ये हमारे पास उसका तोड़ है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। ये क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि रिवीजन यहाँ पे चलेगा, और हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के पास पहुंच जाएगा जिनके पास में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है या ढंग से उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कहीं क्या होता है, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश फ्लुएंसी चलती है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ आपके नोट्स मिल जाएंगे और एक्सप्लेन भी यहाँ पे हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट आपका है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उसमें बहुत सी चीजें आपको पढ़ना होता है, डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। तो ये प्लानिंग का क्या है, जैसे टूर्नामेंट से हम स्टार्ट करते हैं जहां से क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पूछ लेता है। वो प्लानिंग क्या है, वो तो ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस। कोई भी अगर इवेंट होना है, कुछ भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हो स्पोर्टिंग इवेंट का, तो आप पहले से ही उसको सोच के रखिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का देख लीजिए। टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, सही है। अगर आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखा हुआ है कि अभी जो टीमें आएंगी उनको रिसीव करने कौन जाएगा, कौन से स्टेशन से आएंगे, फिर उनको पहुंचाने कौन जाएगा, उसके लिए एक कमेटी बना दीजिए। स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है तो नंबर ऑफ टीम कितने आ सकती हैं या कितने आने की संभावना है, या इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बना दीजिए कि भाई आप ये सब देखो। फिर बोर्डिंग और लोडिंग का भी देख लो, हम पढ़ेंगे। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटी की, आपने पढ़ा भी होगा अपने सिलेबस में, यहां भी आप पढ़ोगे। लेकिन क्या है, कोऑर्डिनेशन होता है एक बहुत बढ़िया, कि ठीक है ये मैच जीत गए, इनको मेडल मिलना है, सर्टिफिकेट मिलना है, तो वो अलग टीम है। मेडल और सर्टिफिकेट के लिए वो उनको बनाया ही गया है कि अपना आप यही काम करिए। गेस्ट आ रहे हैं, उनको कौन सी कमेटी रिसीव करवाएगी, उनको कहां बिठाया जाएगा, ऑडियंस का क्या है, रिफ्रेशमेंट की कमेटी का क्या है, ये सब पहले ही प्लानिंग कर लिया जाता है। ये नहीं कि मैच चल रहा है, पता चला कि ऑफिशियल्स में आदमी ही नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, किसका मैच किसके साथ होना है, फिक्चर ही नहीं डिसाइड है। इसलिए पहले ही प्लानिंग कर लेना, मैच के बारे में पहले ही सोच लेना। थिंकिंग इन एडवांस वही है प्लानिंग। और होता क्या है कि जब प्लानिंग ठीक से हुआ रहेगा तो हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, ये आप जरूर, और हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, अगला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का, टू कीप गुड कंट्रोल। कंट्रोल का क्या है, आप जैसे मान लीजिए आप ही को कराना है अगर कोई भी, अब आप कहां कहां जा सकते हो। जैसे ग्राउंड में अगर चूना लगाना है, मार्किंग करनी है, तो आप वहां जा नहीं सकते, रिफ्रेशमेंट के लिए आप वहां जा नहीं सकते, अकेले आदमी कहां जाएगा। इसलिए वो टीम डिवाइड कर देता है कि भाई ये आप मार्किंग टीम है, आप फील्ड में जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे आप वहां अवेलेबल करवाइए, मार्किंग करवाइए। अंपायर का जिम्मेदारी, मेडिकल टीम का क्या जिम्मेदारी, अकेले कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्लानिंग के थ्रू अलग अलग कमेटी बना के उनको अलग अलग काम दे दिया जाए, और फिर
कंट्रोल उन पे किया जाए, एक फीडबैक लेने का रहे कि हाँ ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं उसमें कुछ धांधलीबाजी तो नहीं हो रही है। सो अगर हम पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा और हमारा जो कंट्रोल है ना वो पूरा एकदम बना रहेगा। So first objectives of planning is to create good control, to create good coordination, to reduce unnecessary pressure immediately। मतलब फालतू का जो प्रेशर आ जाता है कि अचानक से मान लीजिए किसी को चोट लग गया, स्पोर्ट ग्राउंड में जब खेलते हैं तो मामूली सी बात है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं इंजरीज की, क्योंकि स्पोर्ट में इंजरीज लगती हैं कब ढंग से कोई वार्म अप ना हुआ हो वगैरह वगैरह। तो उसको मान लीजिए चोट लग गया, अब चोट लग गया, आप घबराना नहीं है, उसके लिए एक कमेटी बनाया रहेगा, फर्स्ट एड पहले उसको देंगे, अवेलेबल रहेगा उस ग्राउंड में क्योंकि आपने प्लानिंग करके रखा हुआ है। फर्स्ट एड उसको दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो उसको व्हीकल के थ्रू हॉस्पिटलाइज भी किया कराया जाएगा, लेकिन ये प्लानिंग हुआ रहेगा तब। सो थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर इमीडिएटली। रिफ्रेशमेंट क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये सब पहले ही प्लानिंग कमेटी के थ्रू हो चुका है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पहले सब कुछ प्लानिंग के थ्रू करोगे तो फालतू का टेंशन नहीं होगा, अननेसेसरी प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ मिस्टेक। अकेले अगर हम कुछ काम करते हैं तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन जब कमेटी के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू कोई भी काम हो रहा है तो मिस्टेक होने के चांसेस कम है, क्योंकि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से निभाना जानते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका फोर्थ पॉइंट आपने देखा क्या, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ मिस्टेक, गलती होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। नेक्स्ट, to avoid wastage of money, time and resources। पहले ही प्लानिंग है तो ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा, कम बजट में हिसाब से खर्च हो जाएगा। यहां पे टाइम, समय भी बचेगा क्योंकि ऑलरेडी आप प्लानिंग कर चुके हो कि इस वाले ग्राउंड पे इतने टाइम पे ये टीम और वो टीम दोनों मैच खेलेंगी, इतने टाइम तक खेलेंगी, क्योंकि इतने टाइम बाद इस ग्राउंड पे ये वाला मैच होना है। पहले ही आप, नहीं तो अगर जल्दबाजी में कोई काम किया जाएगा तो टाइम बहुत लग सकता है। इसलिए प्लानिंग का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, समझे क्या। सो टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, पैसा तो बचेगा ही बचेगा प्लानिंग के थ्रू काम करने से, टाइम भी बचेगा, और जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे इक्विपमेंट्स हो गया, अदर थिंग्स होगी, वो क्या होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। अगला क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस ऑफ इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। जाहिर सी बात है, कम बजट में ज्यादा काम करना है, लंबा काम करना है, तो उसको प्लानिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू इंप्रूव द एफिशिएंटनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम मैच करा रहे हैं वो बहुत प्रभावी तरह से काम होगा, करेगा। कैसे, क्योंकि प्लानिंग हो चुका है, थिंकिंग इन एडवांस। हमने जो टूर्नामेंट कराना है उसके फिक्सचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, नंबर ऑफ टीम के हिसाब से, किस ग्राउंड में कौन सा मैच होना है, कब होना है, ये सब हो चुका है। रिफ्रेशमेंट कौन देगा, कब देगा, कितना देगा, ये भी हो चुका है। बोर्डिंग लोडिंग का काम वगैरह वगैरह बहुत सी बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आई थिंक इस बार आने वाला है, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अगला आपका है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ध्यान देना, प्लानिंग में हमने क्या किया था, कमेटी डिसाइड कर दिया था। थिंकिंग इन एडवांस मतलब पहले से ही सोचा था हमने कि भाई मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो उसका अपना एक अलग कमेटी बना दिया। जैसे यहां पे आपने कुछ देख पा रहे हो, जैसे पब्लिसिटी कमेटी हो गया, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, बहुत सी कमेटी अभी आप पढ़ने को मिलेगा। अब उनके काम क्या है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ये भी है। आई थिंक प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया भी था, वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें लिखना था कि ये कमेटी है, इनके काम ये हैं।
तो हो सकता है एग्जाम में आए और आपकी तैयारी के लिए तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग जो किए थे उसमें कमेटी बनाया गया था। तो पहला कमेटी था पब्लिसिटी कमेटी। अब कोई मैच अगर हो रहा है लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक अलग से कमेटी जो न्यूज़पेपर के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू, कहीं कहीं पेंटिंग करके लिख दिया जाता है दीवार वगैरह में कि ये टूर्नामेंट होने वाला है इतनी तारीख से वगैरह, पंपलेट के थ्रू, बहुत से तरीके होते हैं पब्लिसिटी के। सो गिव रिपोर्ट्स टू मीडिया, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। नेक्स्ट, पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम होता है? परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर रिकॉर्ड्स, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो है मीडिया को देना। मतलब ये पब्लिक में किस तरह से जा सकता है कि भाई इन्होंने इतने गोल मार दिए, 4-5 गोल से जो है ये टीम विनर रही, ये टीम लूज हो गई, या इनको मैन ऑफ द मैच मिला। ये सब बातें जो है एक कमेटी होता है उसके मेंबर यही काम करते हैं कि वो पूरे रिपोर्ट को मीडिया तक पहुंचाते हैं, और मीडिया से फिर वो क्या करता है पूरे पब्लिक में जाता है और लोग मोटिवेट होते हैं, अवेयर होते हैं गेम के लिए। सो परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर रिकॉर्ड्स, अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें जो है पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है। ध्यान देना ये ड्यूरिंग कमेटी और प्री कमेटी के लिए है, मतलब प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कमेटी बनती है। तो जब मैच चल रहा होता है उसमें क्या चल रहा है लोगों तक बातों को पहुंचाना मीडिया के थ्रू, मैच चलने वाला है ये पहले ही पहुंचा देना। तो ये प्री और ड्यूरिंग टूर्नामेंट के दौरान ये होता है। फाइनेंस कमेटी का देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही तो है, समझ लीजिए बैकबोन है टूर्नामेंट का। फाइनेंस कमेटी मतलब इनके जो मेंबर होते हैं कहां पे कितना पैसा खर्च करना है ये इनकी जिम्मेवारी होती है, कितना खर्च करना है, कब करना है। अब ये नहीं कि एक ही चीज में बजट के हिसाब से नहीं पूरा एक ही चीज में झोंक दिया, जैसे किसी गेस्ट का अगर वेलकम करना है उसे में पूरी ताकत लगा दी फाइनेंस की, नहीं, गलत बात है। जहां जितना खर्च करना है उतना ही खर्च किया जाए, ये फाइनेंस कमेटी का है। सो मेंटेन और रिपोर्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर्स, कितना खर्च आने वाला है, कितना खर्च हो रहा है, ये इन सबका पूरी की पूरी जिम्मेदारी फाइनेंस कमेटी की होती है। एंड बजट फॉर द टूर्नामेंट, समझे क्या? अगला है ट्रांसपोर्ट कमेटी। देखिए ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ व्हीकल्स, जो टूर्नामेंट में प्लेयर्स को लाने के लिए, ले जाने के लिए, और इक्विपमेंट्स को लाने के लिए, ले जाने के लिए, रिफ्रेशमेंट का सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए वगैरह, इस तरह से जो गाड़ियां यूज होती हैं वो ट्रांसपोर्ट कमेटी में आएगा। तो सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ व्हीकल्स आफ्टर द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। जब मैच खत्म होता है तो एक बजट बनता है, उस बजट में भी व्हीकल्स के लिए भी कुछ पैसे रखे जाते हैं कि, और बहुत बड़ा रोल है, अगर ग्राउंड तक प्लेयर्स ही ना पहुंच पाए तो क्या रह जाएगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट कमेटी का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, इसका क्या है? चलिए ये तो अगर ये नहीं रहेगा तो एनर्जी कहां से मिलेगा, रहने का, रुकने का, बैठने का, रिफ्रेशमेंट का है। हो सकता है कि अगर वो लंबा टूर्नामेंट चल रहा हो तो प्लेयर्स कहाँ रुकेंगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी वगैरह, बहुत सी बातें होती हैं। सो रिपेयर वर्क ऑफ एनी डैमेज एट एकोमोडेशन साइट एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्लेयर्स ऑफिशियल रिगार्डिंग लोडिंग एंड बोर्डिंग, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आप देख पा रहे हो लोडिंग एंड बोर्डिंग, ये जो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंडिचर्स टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, क्या खराब हुआ है, क्या टूट गया है, क्या बदलना है। अब जैसे मान लीजिए किसी के बैक चेयर अगर टूट गई तो टूटे चेयर पे कौन बैठेगा, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चेक करना, उसका रिपोर्ट देना, उसको मैनेज करना। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ये क्या है? कमेटी फॉर ऑफिशियल्स गिविंग पेमेंट ऑफ थैंक्स लेटर टू ऑल ऑफिशियल्स, मतलब चलिए अगला देखते हैं। वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। यू नो ग्राउंड में जब तक हमारे
ऑफिशियल्स के कुछ कमेटी नहीं रहेंगे, ग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लगना है, क्या नहीं लगना है, बहुत सी बातें हैं। सो रिपेयर वर्क ऑफ एनी डैमेज टू ग्राउंड एंड सबमिट ऑल द इक्विपमेंट्स टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मतलब क्या है, मतलब जैसे फुटबॉल गया था, फुटबॉल का जो पोल है वो सब अगर कहीं टूटा है फूटा है उसको रिपेयर कराना और ठीक ठाक कराना, एथेंटिक बिल्कुल जैसे होना चाहिए उतना ही, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू रूल, वो सब अवेलेबल कराना वहां पे और उसकी रिपोर्ट देते रहना। ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी की मतलब काम होता है। और प्रोग्राम कमेटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, तो ये जो प्रोग्राम कमेटी है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। मतलब कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, कितने ने नॉमिनेट कराया हुआ है, उन सब का एक लिस्ट बना करके बिल्कुल ठीक ठाक से उसको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को देना, जिससे वो डिसाइड कर सके कि कौन किसके साथ मैच कब किस ग्राउंड में खेलेगा। ये सब बहुत बड़ी बातें होती हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, और इसका क्या काम होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सर्टिफिकेट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑफिशियल्स विद थैंक्स। चलिए अब एक एक के पास तो जाके पूछेंगे नहीं आपकी टीम का नाम क्या है, आपके टीम के प्लेयर्स का नाम क्या है और ये क्या है वगैरह वगैरह, नाम क्या है, उसी हिसाब से सर्टिफिकेट बनना होता है। तो वो जब कलेक्ट करके एक डेटा ऑफिशियल्स को देते हैं उसी हिसाब से फिर क्या होता है, सर्टिफिकेट इशू कराए जाते हैं, उसी नाम से कराए जाते हैं, उसी पर्टिकुलर पर्सन को कराए जाते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एड कमेटी। देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब मैच कोई खेल रहा है तो चोटें लगनी आम बात है, स्पोर्ट्स इंजरी, मामूली चोट है तो फर्स्ट एड वहीं पे कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा हो सकता है ज्यादा लग जाए तो उस समय क्या होता है, एक एक्सपर्ट वहां होना चाहिए उस कमेटी में। तो ये कमेटी का ये जो फर्स्ट एड कमेटी है, एक फर्स्ट एड वाला जो एक्सपर्ट होता है वो बैठा रहेगा, जरूरत पड़ने पे उसको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए भी, अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भी वो व्यवस्था वहां पे होती है। तो ये फर्स्ट एड कमेटी कराती है। तो सबमिटिंग फॉर द ऑल फर्स्ट एड एंड इक्विपमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। चलिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, आखिर भाई इसी के लिए तो खेलने जाते हैं लोग ग्राउंड में कि अपन को कुछ मिलेगा जिससे हम और खेलने की इच्छा जताएंगे। आखिर एक बंदा ओलंपिक में जब खेलना जाता है तो एक मेडल के लिए जाता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा ओलंपिक का। तो और भी जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जो प्लेयर्स वहां पे जा रहे हैं उस मेडल के लिए जा रहे हैं, उस सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का क्या है, कोऑर्डिनेटिंग विथ डेकोरेशन सेरेमनी। अब देखिए committee to submit all information and equipments to organizing committee। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का लास्ट का देख लेते हैं, कलेक्टिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल कमेटीज। अभी तक जितने भी कमेटी हमने पढ़े, चाहे वो ये वाले हो, पब्लिसिटी कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, इसको भी इंक्लूड कर लो, और ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी, प्रोग्राम कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये जितने भी हैं सबको कंट्रोल करेगा ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। कलेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल कमेटीज। जब प्लानिंग के थ्रू कमेटी बनाया गया था, एक एक हेड बना करके उसके मेंबर डिसाइड कर दिए गए थे कि तुमको ये काम देखना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रिपोर्ट लेगी। कलेक्टिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल कमेटीज, टेकिंग नोट्स फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड सबमिटिंग इट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। समझे क्या? तो ये बातें हैं, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है कि प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, एंड ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी डिस्कस हुआ, वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए अब अगला हम देखेंगे टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मैं देख रहा था कि वाइवा चल रहा था और मैक्सिमम स्टूडेंट टूर्नामेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो टूर्नामेंट क्या है? देखिए
एक अगर मैच हो, सिंगल अगर मैच हो तो वो मैच है, लेकिन मैचों का अगर सीरीज है आपके पास, मान लीजिए 5 टीम है, पांचों में से 2 एक साथ खेल लिया, 2 एक साथ खेल लिया, एक को बाई मिल गया, दूसरे राउंड में जाएगा, वो सब बातें हैं। तो पांचों में से बेस्ट कौन है, अगर ये डिसाइड करना है तो टूर्नामेंट कराना पड़ेगा, मतलब कई मैच कराने पड़ेंगे। तो सीरीज ऑफ मैचेस दैट इज टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट क्या है, चला इसको देखते हैं हम लोग। अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स, देखिए यहां पे लिख दिया गया, पहले ही लिख दिया गया सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स। कई खेल हैं, सीरीज है, एक के बाद एक लगे हुए हैं। अब वो डिसाइड करेगा क्या, कॉम्पिटिशंस होने हैं वहां पे। भाई जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल मैच होना है, फुटबॉल मैच होना है तो एक टीम है, दूसरी टीम है, दोनों में खेल होगा, तो दोनों में से कोई एक तो जीतेगा। उसके बाद फिर अगली जो 2 टीम है उनको बुलाया जाएगा, फिर उनमें मैच होगा, फिर दोनों में से कोई एक जीतेगा, तो जो पहले जीता था, जो अभी जीता है, फिर दोनों में मैच होगा, फिर कौन जीतता है वही होगा विनर। तो ये हो गया एक टूर्नामेंट, समझे क्या। तो अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन विच अ टीम फाइनली विन। मैच 3 4 5 मैच या लगातार मैच होते रहे, कोई एक जीतेगा, ट्रॉफी कोई एक ले जाएगा, तो अ टीम फाइनली विन, एक मैच तो जीतेगा, बाकी जो और है मतलब पांचों में से एक जीतेगा, 4 हारेंगे, 1 2 3 4, 4 हार गए, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम लॉस द मैच, सब हारेंगे, एक जीतेगा, वही है टूर्नामेंट। सीरीज ऑफ मैचेस, सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें होता है कंपटीशन, वो होता है टूर्नामेंट। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टूर्नामेंट, तो आपको जरूर बताना है क्या, आपको यह बताना है सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज टूर्नामेंट, और वो वहां पे होता है कंपटीशन, और एक टीम जीतती है, फाइनली विंस अ टीम एंड रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम लॉस द मैच। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। टूर्नामेंट यूं ही नहीं हो जाता, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। कैसे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, पहले तो जैसे मान लीजिए कि कितने, जैसे आप नॉकआउट पढ़ोगे, जब नॉकआउट टूर्नामेंट, तो वहां ये पहले देखा जाएगा कि टीमें कितनी है, मान लीजिए 100 है तो ही, जैसे ज्यादा जब टीम आ जाती है खेलने के लिए तो नॉकआउट कराते हैं। नॉकआउट में क्या होता है, हमको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है लीग के कंपेयर में। तो 100 में से n-1 करोगे तो 99 मैच होगा, और लीग कराओगे तो बहुत चला जाएगा, है ना। तो देखो मेरी बात पहले, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। जब टूर्नामेंट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, कितनी टीम है जो प्रतिभाग करने आई है टूर्नामेंट में, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड, अब हमको यह भी देखना पड़ता है कि हमारे पास कितने ग्राउंड है। मान लीजिए अगल बगल के जो स्कूल है उनके ग्राउंड है, हम दे दिए ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, डी स्कूल, इसके ग्राउंड में मैच होना है, 4 हमारे पास ग्राउंड बन गए, चारों में हम फिर बताएंगे कि बी वाले स्कूल में जो ग्राउंड है वहां पे इनका और इनका मैच होना है, इतने टाइम पे होना है, पहले ये सब हम डिसाइड कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए स्विमिंग कंपटीशन करना है, तो स्विमिंग कंपटीशन के लिए हमें वो प्लेस तो चाहिए, नहीं तो यूं ही ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इक्विपमेंट्स भी हमको चाहिए, जो जैसा मैच होगा उस टाइप का इक्विपमेंट्स हमको चाहिए। नंबर ऑफ डेज, और कितने दिन तक मैच होगा ये भी ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। एंड फंड्स, सबसे बड़ी बात यह है हमारे पास बजट क्या है, पैसा कितना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स तो लगने वाले हैं, खर्च तो होगा। कैसे, रिफ्रेशमेंट में, इक्विपमेंट्स में, और बोर्डिंग और लोडिंग में, फूडिंग में, बहुत सी बातें होती हैं, सेरेमनीज में खत्म होते हैं। तो टूर्नामेंट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात ये है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी वाइवा में बहुत से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे थे, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट का क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉकआउट, पहले तो आप ये मान के चलिए नॉकआउट,
अगला लीग, अगला कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट एक होता है चैलेंज। तो 4 टाइप के टूर्नामेंट हो गए। पहला क्या है? नॉकआउट, दूसरा लीग, तीसरा कॉम्बिनेशन और चौथा चैलेंज। तो मेन तो 3 ही है, ध्यान देना, मेन 3 ही है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को 2 मिनट के लिए हटा ही दो, क्योंकि अभी हम बताएंगे कॉम्बिनेशन क्या है। तो 2 मेन मान के चलो, कौन कौन सा? लीग, नॉकआउट, लीग, नॉकआउट। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पहले लीग होता है, बाद में नॉकआउट हो जाएगा, या पहले नॉकआउट होगा बाद में लीग हो जाएगा, या दोनों लीग हो जाएंगे, या दोनों नॉकआउट हो जाएगा, बात की बात है। तो 4 टाइप के टूर्नामेंट आपके पास में है सिलेबस में, आपको लिखना है एग्जाम में अगर आता है तो। क्या? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और अगला क्या है? चैलेंज। तो अभी हम देखते हैं पहले नॉकआउट। नॉकआउट का क्या है? एक्चुअली में नॉकआउट टूर्नामेंट कहीं भी होगा तो ये मान के चलना कि अगर आप खेलने जा रहे हो या कोई खेलने जा रहा है तो उससे बता देना कि मैच में तो जा रहे हो खेलने के लिए, अगर एक बार आप हार गए तो दोबारा खेलने को चांस नहीं मिलेगा पूरे टूर्नामेंट में, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब अगर आप नॉकआउट टूर्नामेंट में जा रहे हो, जब तक आप जीतते गए, जब तक आप विन हो रहे हो, तब तक आपको खेलने का मौका मिलेगा अगले राउंड में, अगले राउंड में, अगले राउंड में, क्योंकि आप जीत रहे हो। जहां भी आप हारे, इसका मतलब है आपको वहीं से टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको खेलने का चांस नहीं मिलेगा। नॉकआउट में जीतता वही है, नॉकआउट में जीतता वही है जो कोई मैच हारे ना, सीधे जीतता जाए, जीते जीते जीते, जहां वो मरा, जहां वो डिफीट खाया, इसका मतलब वो टूर्नामेंट से बाहर। लीग में ऐसा नहीं है। लीग में क्या होता है? सबको सबके साथ खेलने का मौका मिलता है। मतलब जैसे ये 5 टीमें हैं, 2 मिनट के लिए, ये 5 टीमें हैं, ये अंगूठा है, अंगूठा जो है सभी उंगली के साथ मैच करेगा, इसके भी साथ करेगा, इसके भी साथ करेगा मैच, इसके भी साथ मैच करेगा, इसके साथ भी मैच करेगा। मतलब ये अंगूठा ये नहीं कह सकता कि जो टीमें हैं उनमें हमारे इस टीम के साथ मुकाबला नहीं हुआ, और ये भी जो है सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा, इसको भी सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा, इसको भी सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लीग में क्या होता है? सबको सबके साथ खेलने का मौका मिलता है। सिंगल लीग में एक बार मौका मिलेगा और डबल लीग में 2 बार मौका मिलेगा। लेकिन नॉकआउट में, जैसे मान लीजिए ये 5 टीमें हैं, नॉकआउट में अंगूठा खेलना चाहता है, इसके साथ खेला तो अंगूठा जीत गया, ये हार गया तो ये बाहर, फिर ये अंगूठा इसके साथ खेला, अंगूठा हार गया तो ये बाहर, मैच से बाहर, फिर ये अगला। मतलब नॉकआउट में हमेशा जीतना ही है, तभी आप जीत पाओगे, विन हो पाओगे। और कोई भी मैच अगर हार गए तो, इसीलिए इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोलते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट, बाहर हो जाते हैं तुरंत, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। नॉकआउट में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड, अगर टीम एक बार हार गई, ध्यान दीजिए, ये जो डिफीटेड लिखा हुआ है, मतलब एक बार अगर टीम हार गई, मतलब गेट्स एलिमिनेटेड, उनको बाहर कर दिया जाएगा फ्रॉम द टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट से। मतलब टू व्हाट इज टूर्नामेंट? सीरीज ऑफ मैचेस। मतलब मान लीजिए 15 मैच होना है, पहला मैच ही हार गए तो आप उस टूर्नामेंट से बाहर, 15 में से किसी मैच में आपको मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। सो इंपॉर्टेंट इज नॉकआउट in this type of tournament the team once defeated gets eliminated from the tournament, वो टीम तुरंत बाहर हो जाएगी। अब और क्या है नॉकआउट में? ओनली द विनिंग टीम्स, केवल जो टीम जीतती रहती है बार बार, ओनली द विनिंग टीम्स कंटेस्ट इन द नेक्स्ट राउंड, वो अगले राउंड में जाएगा, अदरवाइज वो वहीं से बाहर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू द विनिंग प्लेयर्स टीम, जो प्लेयर या जो टीम जीतेगी उसी को आगे जाने का मौका मिलेगा, आगे राउंड में खेलने का मौका मिलेगा, जहां वो हारे वहीं से बाहर। चलिए अगला है जो लीग।
लीग का क्या है, देखिए लीग में मैं आपको बताऊं, लीग को बर्जर टूर्नामेंट भी बोलते हैं, लीग टूर्नामेंट को बर्जर टूर्नामेंट भी बोलते हैं, लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसको बोलेंगे, लीग टूर्नामेंट को। इन सिंगल लीग मतलब टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स कॉम्पीट विथ ईच अदर। सिंगल लीग है तो जितनी टीम है सबको सबके साथ एक बार खेलने का मौका मिलेगा। अगर वो डबल लीग है तो जितनी भी टीम है सबको सबके साथ 2 बार खेलने का मौका मिलेगा। क्रिकेट वगैरह एक्चुअली हमेशा डबल लीग ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन डबल लीग ईच टीम प्ले विथ एवरी अदर टीम ट्वाइस विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ विक्ट्री और डिफीट। जैसे नॉकआउट में ये था, अगर जीतोगे तो अगले राउंड में जाओगे और हारोगे तो अगले राउंड में नहीं जाओगे, टूर्नामेंट से बाहर। लेकिन लीग में ऐसा नहीं है, आप जीतो या हारो या मैच ड्रॉ हो उसका मतलब नहीं है, वो तो लास्ट में कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको सबको सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा। सिंगल लीग में 1 बार और डबल लीग में 2 बार। अगला जो है हम देखते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। हमने आपको 4 टाइप के टूर्नामेंट बताए हैं, कौन कौन सा, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और ये तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है कि जैसे ज्यादा अगर प्लेयर आ गए हैं, ज्यादा टीम आ गई है तो पहले नॉकआउट करा लो, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है, क्योंकि पहले तो आप जो अच्छी टीम उसको सेलेक्ट, उसके बाद लीग करा दो। तो अगर हम नॉकआउट और लीग दोनों मिक्सअप करके मैच करा रहे हैं टूर्नामेंट में, समझे क्या, नॉकआउट और लीग दोनों मिक्स, मतलब पहले हम क्या कराएंगे, पहले 50 मैच हमने नॉकआउट करा लिए, फिर उसमें से जो अलग अलग जो विनर थे उनको जो है उनके बीच में हमने लीग करा लिया, तो नॉकआउट भी हमको देखने को मिला और लीग भी देखने को मिला। इस हिसाब से कंबाइन हमने कर दिया। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में यही होता है, दीज आर द टूर्नामेंट इज विच सम राउंड्स आर प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट, सम आर प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ लीग। तो ध्यान दीजिएगा, यहां नॉकआउट भी देखने को मिल रहा है और यहां लीग भी देखने को मिल रहा है। So these are the tournament in which some rounds are played on the basis of knockout and some are played on the basis of league. एग्जाम्पल क्या है इसके, 4 लिख सकते हो, सुनो कैसे। जैसे लीग नॉकआउट दोनों को करा लिया जाए, लीग कराया जाए, नॉकआउट नॉकआउट कराया जाए, नॉकआउट लीग कराया जाए। यही यहाँ पे, इसको एक बार लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। ये बातें हो गई। और एक होता है चैलेंज, जो आप जानते हो चैलेंज का क्या है। चैलेंज टूर्नामेंट में मतलब कोई भी ऑब्वियसली यूं आ गया, चैलेंज दे दिया कि आओ, ये सब बॉक्सिंग में, ताइक्वांडो में, जूडो में, रेसलिंग में, इन सब चीजों में होता है। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। जो अभी तक हमने देखे टूर्नामेंट, सीरीज ऑफ मैचेस, बहुत से मैच होने हैं, एक जो विनर होगा, जो बेस्ट होगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा कई मैच करा करके। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट क्या है। ये एग्जाम में आप लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो। क्या है, परफेक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। हमको ये देखना पर, देखिए 5 मैच अगर ऑडियंस देखेगी, 5 मैच अगर ऑडियंस देखेगी तो उसमें ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन बेस्ट प्लेयर है इसमें, मैन ऑफ द मैच किसको मिला है, किस बेस पे मिला है, बॉलिंग अच्छी थी या बैटिंग अच्छी थी, या इसके जैसा कैच किसी ने आज तक नहीं लिया, ड्राइव नहीं मारा है। तो मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैचेस में यही है कि परफेक्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, हमको वहां कौशल देखने को मिलता है, स्किल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम टूर्नामेंट देख रहे हैं तो क्या होगा, स्कॉटिंग ऑफ रियल टैलेंट। हम रील में तो बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन सच में अगर आप फील्ड में हो और कोई अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है और वो अपने स्किल को वहां पे, अपने जौहर को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, आप टैलेंट को देख रहे हो रियल में। अगला, जब टूर्नामेंट में हम जाते हैं तो नर्चरिंग ऑफ सोशल स्किल, सोशल स्किल भी हमको देखने को मिलता है। बहुत सी चीजें, कभी कभी आपने देखा होगा किसी प्लेयर को अगर चोट लग गया है, चोट लगने पे क्या हो गया है, अगला प्लेयर उसके सामने जाके बैठ गया,
उसकी मदद कर रहा है। अभी हमने देखा था क्रिकेट में क्या हुआ था, एक रन लेने के लिए दौड़ा, उसका लेस खुल गया था जूते का, तो दूसरे बंदे ने वहां उसको बांधा कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, पैड वगैरह लगा के रखते हैं, इसलिए उसको क्या किया, उसने बांधा। तो हुआ क्या यहां पे, हमको एक सोशल स्किल भी देखने को मिला, समझे क्या। अगला है यहां पे कैरेक्टर बिल्डिंग। सही बात है, आपको किस नाम से बॉलिंग में जाना जाए या बैटिंग में जाना जाए या कब जाना जाए, किस बेस पे जाना जाए, आपका एक कैरेक्टर वहां बिल्ड होता है। मीन्स ऑफ रिक्रिएशंस, ये आप जानते ही हो, स्पोर्ट्स में रिक्रिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेंथिंग ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, और जब कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है तो और भी लोग मोटिवेट होते हैं, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलता है, खेल की भावनाएं सब में आती हैं और आनी भी चाहिए। फिजिकल को अगर अच्छा रखना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है, तो खेल एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम कैलोरीज बर्न करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बहुत से इंपॉर्टेंस है उसके। इसमें लिखा है कि स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसमें मजबूती मिलती है। और लास्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में, प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें बढ़ावा मिलता है उस गेम को ले जाने के लिए। अगला अपना टॉपिक हम देखेंगे अब, प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। इसका बहुत बड़ा होता है, हम कभी बोर्ड पे आएंगे और आपको बताएंगे कि नॉकआउट के फिक्सचर कैसे डिसाइड किए जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो पहले क्या करोगे, जितनी भी टीमें हैं उनको एक हिसाब से लिख लो, उनको नंबर सिस्टम में ले आओ, मतलब जैसे नाम है महाराणा क्रिकेट क्लब, शिवाजी क्रिकेट क्लब वगैरह वगैरह, बहुत से नाम हैं। अब उनको एक सीरियल से लिख करके उनको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान लीजिए 15 टीम है तो 15 ऐसे लीजिए। अब उनको हटा लीजिए, अब नंबरिंग में आप उसको देखेंगे, क्योंकि नंबर से आपको फिक्सर डिसाइड करने में अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, हो ही नहीं पाता है। तो होगा क्या उसमें, स्टेप पहला, divide the total number of teams in two halves in total number of teams are more than 16 divided into 4 quarters। तो ध्यान देना, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप 16 से कम टीमें आपके पास में है तो आप एक काम करो, उसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, 8 टीम ऊपर कर दो, 8 टीम नीचे कर दो। समझे क्या, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे कैसे क्या डिसाइड करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसको देख लो ऑड में है या इवन में है। अगर वो 20 है तो आपको 10-10 टीम डिसाइड कर देना है, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये पूरा स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अभी आप केवल ये जो लेक्चर वाला है वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहां पे भी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन ये आते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। जो नॉकआउट आपने खेला था, मतलब आपने जो सीखा है कि वो टूर्नामेंट जहां पे एक बार हार गए तो मैच से, टूर्नामेंट से पूरा बाहर, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, समझे क्या, ये एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है। तो पहले हम एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट को देख लेते हैं। सिंस ईच डिफीटेड टीम इज रिमूव्ड फ्रॉम द टूर्नामेंट, नॉकआउट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। देखिए, 2 चीजें हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट क्यों कराया जाए, सबसे पहले समय की बचत होती है, और दूसरा वहां पे ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि जो एक बार टीम हार गई तो हार गई, उस पर अब खर्च करने की क्या जरूरत है, बार बार उसी को खिलाने की क्या जरूरत है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट कराने का एक फायदा क्या, समय की बचत होगी और खर्च कम होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट, ये जरूर लिखिएगा। और क्या है एडवांटेज, क्या है, सिंस देयर आर नो सेकेंड चांस, ईच टीम टेक इट्स मैच सीरियसली एंड गिव्स देयर बेस्ट। देखिए, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, उनका मानना यह होता है कि अपन अभी बाद में खेलेंगे, अभी ऐसे ही खेलते हैं, नहीं, एक बार मौका मिला है, इसी में बेस्ट दे दो, नहीं तो आगे चांस नहीं मिलेगा। तो जितने भी प्लेयर होंगे सब अपना 100% इफर्ट लगा के खेलेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे मैच को जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर हार गए तो दोबारा टूर्नामेंट में चांस मिलने वाला खेलने का
नहीं है, इसलिए वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। ये भी एक एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का। पहला क्या था, समय और खर्च कम लगता है। दूसरा क्या है, जितने प्लेयर हैं वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, कहीं वो हार ना जाए और टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। अगला, फीवर ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड। चलिए, जब कम मैच होना है, कम टाइम लगना है, एक ही बार एक बंदे को अगर हार गया तो उसको छोड़ो, उसका उसका छोड़ दो। अब कितना जीता कितना हारा उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखना है, क्योंकि एक बार वो हार गया, टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब उसको उसका डेटा हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लीग में क्या होता है, पूरा डेटा कलेक्ट करो पूरे मैच का, सबको सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो उसको देखना पड़ेगा कितना मैच जीता, कितना मैच हारा, कितना मैच ड्रॉ हुआ, स्कोर कितना बना दिया है इसने, पॉइंट कितने बन गए हैं, ये सब देखने, तो उसमें ऑफिशियल्स ज्यादा लगते हैं, यहां नॉकआउट में कम लगते हैं। नॉकआउट का फायदा यही है, फीवर ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड। अगला क्या है, इन इंक्रीजेस द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द मैचेस। पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि फाइनल मैच ही चल रहा है, क्योंकि लीग में क्या होता है, लीग में ये होता है कि अगले मैच में हम अच्छा कर लेंगे, ये मैच में मैं नहीं खेलता, मैं रिटायर हो जाता हूं, तुम आके खेलो, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, एक्स्ट्रा वाले प्लेयर जो सब्स्टिट्यूट में उनको खेलने का नहीं। नॉकआउट में ऐसा नहीं है, नॉकआउट में जो भी है बेस्ट है, वो बेस्ट देना पड़ेगा उसको, नहीं तो हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर। तो यहां पे क्या लिखा है, और ये बहुत बढ़िया है, क्या, इंक्रीजेस द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द मैच। ऑडियंस पूरा एकदम फुल फोकस होकर के देखती है। तो ये है एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, और मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। डिसएडवांटेज क्या है जी, नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज तो ठीक है भाई, कम पैसा लगता है, कम टाइम लगता है, प्लेयर्स अपना बेस्ट देने का ही प्रयास करते हैं उसी मैच में, वगैरह वगैरह, और इंटरेस्ट भी ऑडियंस का बना रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, बहुत है क्या, आइए देखते हैं। मान लीजिए नॉकआउट में हम अच्छे प्लेयर हैं, किसी कारण से हमको इंजरी हो गई, और इंजरी हो गई तो हम उस मैच में ना खेले, हमारी टीम हार गई। हार जाने पे हम अगले मैच में खेल सकते थे, लेकिन अब हमको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा टीम को, तो होगा क्या, कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली रेयर केस में होता है, अच्छी टीम भी नॉकआउट से बाहर हो जाती है, दोबारा खेलने को मौका नहीं मिलता है, ये इसके डिसएडवांटेज है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, इसका फर्स्ट है, टीम्स डोंट गेट सेकेंड चांस टू प्रूव देयर मेटल। मतलब सच में हमारी टीम अच्छी है, मान लीजिए किसी कारणवश हमारी टीम अगर हार गई, तो हमको दोबारा चांस नहीं मिलता कि अपना हम जौहर दिखा सके, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट का। और ये मुझे लगता है कि ये सही भी नहीं है कि मान लीजिए किसी भी कारण से वो कुछ भी हो गए, चलिए डिफीट तो डिफीट है। चलिए सेकेंड पॉइंट, एंड ओवरऑल वीकर टीम माइट एडवांस फर्दर ड्यू टू विनिंग इट्स फर्स्ट राउंड। कभी कभी क्या होता है, इसी दौरान अच्छी टीम हार जाती है पहले ही राउंड में, और जो कमजोर टीम होती है कोई ऐसा मौका उसको मिल जाता है जीतने का, जिससे वो दूसरे राउंड में पहुंच जाती है और अच्छी टीम वहां से निकल जाती है, ये भी डिसएडवांटेज है। नॉकआउट्स माइट प्रूव मोर देन अ hassle of game in which draw a frequent। ये और ये वाला पॉइंट जो है, दोनों आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। इट रिक्वायर्स even number of participants to order to divide all of the team into pairs। नॉकआउट में क्या होता है, या तो 20 टीमें हो तो 10-10 हो जाएगा, उनको मैच करा देंगे इस तरह से। अगर 21 हो गया तो क्या करना, उसको बाई देना पड़ेगा एक टीम को। मान लीजिए हमारी टीम है, हमको बाई मिल गया, तो बाई में आप नॉकआउट में बाई में आपने क्या पढ़ा था, बाई का मतलब यही होता है कि हम फर्स्ट राउंड में खेलेंगे ही नहीं, हमको सेकेंड राउंड में खेलने का मौका मिलेगा। तो हम सेकेंड राउंड लायक है ही नहीं, हमारी टीम कमजोर है, फिर भी हमको सेकेंड राउंड तक पहुंचने का मौका मिला, ये भी डिसएडवांटेज है नॉकआउट के।
If the team that is the spectators come to the support lost the early rounds, then the latter might not return to watch. ये देखिए, leading to a decline of sales of tickets. अच्छा मेरी बात सुनो, दो मिनट इसको छोड़ो। मान लीजिए 5 मैच होना है, मेरी टीम क्या हुई, इसमें जीता, दूसरे मैच में जीता, तीसरे मैच में जीता, चौथे में हार गया, फाइनल में पहुंचे, लास्ट तक जाते जाते किसी भी कारण से, थोड़े से कारण से वो हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर। तो ये देखिए डिसएडवांटेज है टूर्नामेंट्स के। अब हम लीग के बारे में देखेंगे। लीग टूर्नामेंट का क्या है, जैसे मैंने बताया था कि सबको सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा। जितनी भी टीम है सभी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जितने प्लेयर हैं सब प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। मतलब ये लीग है। लीग इज ऑल्सो नोन एज बर्जर टूर्नामेंट एंड लीग को किस और किस नाम से जानते हो आप लोग? राउंड रॉबिन। ध्यान देना, ये एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा, या आप लिख सकते हो राउंड रॉबिन और बर्जर टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट के को ही हम बोलते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। देखिए यहां पे लिखा हुआ है लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलते हैं। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये लीग क्या है, अभी तक हमने जहां तक जाना है बस देख लीजिए 2 मिनट के लिए। नॉकआउट में एक चांस मिलता है खेलने के लिए, अगर जीते तो दूसरा चांस मिलेगा, फिर जीते तो तीसरा चांस मिलेगा खेलने के लिए टूर्नामेंट में। जहां हार गए, पहले ही राउंड में हार गए तो दोबारा चांस मिलने वाला नहीं, दूसरे राउंड में हार गए तो फिर तीसरा चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आप जीत रहे हो तो चांस मिलता जाएगा, लेकिन अगर आप हार गए तो कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन लीग में क्या होता है, एक टीम है सभी टीम के साथ खेलेगा, कोई भी टीम ऐसा नहीं कह सकता कि हम इस टीम के साथ मैच नहीं खेल पाए हैं। लीग है ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। दिस अपोज टू नॉकआउट, मतलब नॉकआउट में क्या होता था, वो बाहर हो जाता था, जो टीम हारती थी वो बाहर, टूर्नामेंट से बाहर, है ना। लेकिन लीग टूर्नामेंट में क्या होगा, लीग में क्या है, अगर हम हार भी गए, हमारी टीम हार भी गई पहले राउंड में, हम दूसरे राउंड में फिर भी मैच खेलेंगे, तीसरे राउंड में भी सभी राउंड में मैच खेलेंगे हम। बाद में डिसाइड होगा कि कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, कितने मैच ड्रॉ हुए हैं, उसके पॉइंट्स बाद में कैलकुलेट होंगे, लेकिन खेलने को सबके साथ मिलेगा। ये नॉकआउट का अपोज करता है। अलाउ इस टीम और प्लेयर्स टू कंपीट अगेंस्ट एवरी अदर। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एवरी अदर पार्टिसिपेंट इन द टूर्नामेंट। जितने भी टीम आई हुई है टूर्नामेंट में खेलने के लिए, लीग टूर्नामेंट में खेलने के लिए, सबके साथ हमारा मैच होगा। ये लीग टूर्नामेंट का स्पेशलिटी है। सिंगल लीग में एक बार मौका मिलेगा सबके साथ खेलने के लिए, डबल लीग में 2 बार सबके साथ मौका मिलेगा खेलने के लिए। सिंगल लीग टूर्नामेंट, द नंबर ऑफ मैचेस इन दिस कैटेगरी इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या? n इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n-1/2। अगर 20 टीम आई है तो n की जगह आप 20 रखोगे, ठीक है ना। चलिए डबल लीग की बात करते हैं। डबल लीग टूर्नामेंट नंबर ऑफ मैचेस आर फाउंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये टीम की संख्या है, इसमें हो जाएगा n इंटू n-1 डबल लीग में। तो ध्यान देना, ये जो लीग का फिक्सचर होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, नॉकआउट का भी और लीग का भी। अभी जो ये थ्योरी वाली चीजें हैं उसको हम देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है लीग टूर्नामेंट के, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं। ओनली रियल प्लेयर्स, टीम दैट हैज बेस्ट पोटेंशियल विल बी द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए ये सबसे बड़ी खासियत है लीग टूर्नामेंट की, क्या कि जो सच में रियल प्लेयर होते हैं, रियल टीम होती है, जो सच में बेस्ट होते हैं, वही लास्ट में अपना फ्लैग ऊपर करके ग्राउंड में
उनका नेशनल एंथम होता है, समझे क्या, उनके देश का। क्यों? क्योंकि अगर हमने नॉकआउट में देखा था, डिसएडवांटेज नॉकआउट का देखा था क्या, कि नॉकआउट में अच्छी टीम भी कभी कभी बाहर हो जाती है थोड़े से कारण से। लेकिन यहां क्या है, चलिए एक पहले राउंड में अगर एक अच्छी टीम हार भी गई, लेकिन आगे के मैच तो खेलने को मिलेंगे, वो अपना बेस्ट देंगे, उसमें पॉइंट और स्कोर करेंगे वहां पे। तो यहां पे क्या है, ओनली रियल प्लेयर, टीम दैट हैज बेस्ट पोटेंशियल विल बी द विनर ऑफ द टूर्नामेंट। सेकेंड क्या है, charm of the tournament is still maintained throughout the tournament. Good team, जो सच में अच्छे प्लेयर होते हैं, प्लेयर will continue throughout the tournament, so the chance of selection of good player is still alive. ये आपके हो गए एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। अभी डीमेरिट्स देखेंगे हम, मतलब लीग टूर्नामेंट में क्या क्या नुकसान होते हैं लीग टूर्नामेंट के कंडक्ट कराने से। क्या? फंड्स आर रिक्वायर्ड मोर, ये सबसे खर्च बहुत लगता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम मैच खेलने गए हैं, 7 दिन का अगर मैच है तो 7 दिन हमको वहां रुके रहना पड़ेगा। मान लीजिए पहला अगर हार भी गए हम, फिर भी हमको रुके रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के साथ दूसरे दिन अगला मैच है, तीसरे के साथ तीसरे दिन अगला मैच है। तो इस तरह से हमको रुके रहना पड़ेगा। तो जो वहां की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी उनका खर्च ज्यादा होगा, ऑफिशियल्स ज्यादा लगेंगे, सब कुछ ज्यादा लगेगा। तो यहीं पे है, फंड्स आर रिक्वायर्ड मोर, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, टाइम इज रिक्वायर्ड मोर, फंड्स आर रिक्वायर्ड मोर, टाइम इज रिक्वायर्ड मोर। खर्च ज्यादा होगा, समय ज्यादा लगेगा, रिजल्ट्स कम लेट। नॉकआउट में क्या होता था, हार गए बाहर, तुरंत रिजल्ट, जीत गए आगे बढ़ो, हार गए हटो, जीत गए आगे बढ़ो। लेकिन लीग में क्या है, हार गए कोई बात नहीं, अगला जीत लेना, जीत गए अच्छी बात है, फिर अगला जीतो, यही तो यहां पे क्या है, रिजल्ट लेट में आता है, क्योंकि कैलकुलेट बाद में होगा कि कितने जीते, कितने हारे, कितने ड्रॉ हुए, समझे क्या। तो ये क्या है, डीमेरिट्स है लीग का, कि भाई रिजल्ट बहुत देर में आता है, टाइम ज्यादा लगता है, खर्च ज्यादा होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड मोर नंबर ऑफ ग्राउंड्स। जब सबके साथ मैच होना है तो हमें ग्राउंड भी ज्यादा चाहिए होगा, समझे क्या, ग्राउंड ज्यादा चाहिए और ऑफिशियल्स भी ज्यादा चाहिए। इक्विपमेंट्स आर नीडेड मोर, जाहिर सी बात है, जितने ग्राउंड में जो इक्विपमेंट्स लगेंगे सभी ग्राउंड में रहेंगे, बिना इक्विपमेंट्स के कौन खेल पाएगा। अगर हमारे पास बैट होगा तो ही हम खेलेंगे ना, अगर हमारे पास ग्राउंड का बढ़िया से ऑडियंस होगी, सब कुछ स्टेडियम वगैरह होगा, तभी तो हम और अच्छा खेल पाएंगे। तो यहां पे ज्यादा चाहिए होता है। तो ये डिसएडवांटेज है लीग टूर्नामेंट का। अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो लीग और नॉकआउट दोनों को मिला के खेला जाता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। When the scope of the tournament is huge, neither knockout or nor league are visible. For example, क्या कह रहा है इसमें, in tournament organized on a zonal level, the number of participants will be high. Furthermore, it would be impractical to visit the opponent of different location. अच्छा सुनो, जैसे नंबर ऑफ टीम हमारे पास ज्यादा है तो पहले हम नॉकआउट करा लें, क्योंकि नॉकआउट जो है कम समय में जल्दी रिजल्ट देता है, कम समय में जल्दी रिजल्ट देता है। तो पहली बात, एक जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए 100 टीम आ गई है तो उसको 4 जगह डिवाइड कर दो। 4 जगह डिवाइड करने का मतलब क्या है, पहली टीम में 100 टीम है तो 4 जगह डिवाइड करोगे तो 25 25 25 25 25 टीम 25 टीम 25 टीम 25 टीम। इसको जोन में बांट दो। जोन में मतलब एक स्कूल को दे दो 25 प्लेयर वहां, दूसरे स्कूल को 25 प्लेयर वहां, और तीसरे स्कूल की टीम को 25 प्लेयर वहां, और चौथे स्कूल को 25 प्लेयर। तो सब स्कूल को बता दो, जो जो टीमें आपके यहां गई हैं 25 टीम आपके यहां है तो एक बेस्ट हमको निकाल के दो।
25 टीम आपके यहां गई है तो एक बेस्ट टीम हमको निकाल के दो। तो चारों स्कूल से ये बोल दो कि एक एक बेस्ट हमको निकाल के दो, तो वो लोग नॉकआउट करा लेंगे। नॉकआउट करा के एक बेस्ट टीम हमको दे देंगे। 4 लोग हमारे पास आएंगे हर स्कूल से, जो बेस्ट होगा। अब इन चारों में हम लीग करा देंगे, क्योंकि अब नॉकआउट कराएंगे तो 4 टीम है तो 3 ही मैच में तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अब यहां हम लीग टूर्नामेंट कराएंगे। लीग में क्या होगा कि हर कोई हर तीनों के साथ खेलेगा, ये भी तीनों के साथ खेलेगा, ये भी तीनों के साथ खेलेगा, तब जो बेस्ट निकल के आएगा वो बेस्ट होगा। तो इसमें हमने क्या देखा, नंबर ऑफ टीम ज्यादा है तो पहले हमने नॉकआउट कराया, फिर हमने लीग करा लिया। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्या, नॉक, ये तो अभी हमने जस्ट पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था। नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग और लीग कम नॉकआउट। तो ये तो हमने बस अभी पिछले वाले में देखा था। अब हम देखते हैं एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल। एक वो जो आप अपने स्कूल में इंटर हाउस कंपटीशन के थ्रू स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो। जैसे मान लीजिए आपके यहां आजाद हाउस, सुभाष हाउस, लक्ष्मीबाई हाउस और टैगोर हाउस इस तरह से है। वॉलीबॉल कंपटीशन होना है तो हर हाउस से एक एक टीम आएगा और आपके स्कूल में ही मैच होगा। कोई भी खिलाड़ी बाहर के स्कूल का नहीं होगा, तो वो इंट्राम्यूरल कंपटीशन हो जाएगा, इंट्राम्यूरल कंपटीशन हो जाएगा। जब हम एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, बाहर के स्कूल के भी प्लेयर वहां खेलने आते हैं। मान लीजिए 4-5 स्कूल को कंबाइन करा के एक ग्राउंड बनाया गया, पांचों स्कूल की टीम को बुला लिया गया, अलग अलग स्कूल के, अलग अलग कैंपस के, तो वो हो जाएगा एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो जो हमने टूर्नामेंट पढ़ा, कई मैच कराने होते हैं, विनर कौन है, बेस्ट कौन है, इसको सेलेक्ट करना है, तो वो क्या होता है, टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट इंट्राम्यूरल है या एक्स्ट्राम्यूरल है, इसको देखना है। जैसे मैंने बताया, इंट्राम्यूरल, मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल देख लीजिए। इंट्राम्यूरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये इंट्राम्यूरल लैटिन वर्ड है। इंट्रा मीन्स विद इन एंड म्यूरल मीन्स वॉल। मतलब एक कैंपस में, एक स्कूल का जो कैंपस होता है, उसी स्कूल के बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन, तो वो इंट्राम्यूरल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द एक्टिविटीज which are performed within the wall or within the campus of an institution। देखो यहां पे लिख दिया गया है क्या, एक ही कैंपस में जब कोई कंपटीशन चल रहा होगा तो वो क्या है, वो है इंट्राम्यूरल। इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंट्राम्यूरल्स। सो इंट्राम्यूरल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंट्राम्यूरल मतलब एक ही कैंपस के बच्चे खेलें, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा वहां पे ना आए। अगला है एक्स्ट्राम्यूरल, ठीक इसी का अपोजिट है। क्या, एक्स्ट्राम्यूरल इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एंड म्यूरल। हेयर एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड। मतलब जैसे मान लीजिए कप्तान सिंह स्कूल में मैच चल रहा है, अगर कप्तान सिंह स्कूल के बच्चे ही वहां पे खेल रहे हैं तो वो इंट्राम्यूरल है। अगर ग्रामर्सी इंटरनेशनल या ग्लोबल विजडम या आरकेटी के बच्चे अगर आ गए वहां खेलने के लिए तो वो एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएगा। इंट्राम्यूरल में उसी स्कूल के बच्चे खेलेंगे, लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल में क्या होता है, कई स्कूल के बच्चे जो एक कैंपस में ना पढ़ते हो, वो अगर आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्राम्यूरल हो जाता है, क्योंकि यहां एक्स्ट्रा एंड म्यूरल, हेयर एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड एंड म्यूरल मींस वॉल। कैंपस के बाहर के बच्चे भी आके अगर खेल रहे हैं तो एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन। सो we can say that the activities which are performed outside the wall of an institution or school are known as extramural। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अभी हम देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। इंट्राम्यूरल मतलब अपने ही स्कूल में जो बच्चे खेल रहे होते हैं, कहीं दूसरी जगह पे ना जाए।
जैसे मान लीजिए हमारा एडमिशन कप्तान सिंह में हो गया, तो हम अपने ही स्कूल के बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो है इंट्राम्यूरल कंपटीशन। हम दूसरे स्कूल में खेलने चले गए तक्षशिला में, तो वहां पे हो जाएगा एक्स्ट्रा म्यूरल। तो अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। ओके, तो इसमें क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, मौका मिलना चाहिए इंट्राम्यूरल कंपटीशन में, मैक्सिमम बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। एक स्कूल है उसमें जब खेल रहे हैं बच्चे, तो मुझे लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब बेस्ट हमको निकाल के ले जाना है अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो हम वही बच्चे ले जाएंगे जो ढंग के खेलते हो, जो बेस्ट खेलते हो, जो सच में स्किल्ड प्लेयर हो, उनको हम लेके जाएंगे बाहर खिलाने के लिए। समझे क्या? तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो बाहर खेलने जाते हैं, जो स्किल्ड प्लेयर होते हैं उन्हीं को। बाकी इंट्राम्यूरल में क्या होता है, सबको खेलने का मौका मिलता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है सबका, मेंटल डेवलपमेंट होता है। आपको पता है कि खेलने से क्या, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब कुछ अगर डेवलप करना है तो आपको फिजिकल ठीक करना पड़ेगा। और फिजिकल ठीक करने का सबसे बड़ा एक अच्छा तरीका है खेल में प्रतिभाग करना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। समझे क्या? सो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, टू डेवलप गुड लीडरशिप क्वालिटी। एक जो कैप्टन होता है अपने प्लेयर्स को इस हिसाब से सेट करता है कि जिससे अपोजिट टीम ज्यादा स्कोर करने ना पाए। तो एक लीडर की क्वालिटी बिल्ट होता है स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द चाइल्ड। ये बहुत बड़ी बात है, सभी बच्चों को स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और करना भी चाहिए, और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए। ये रिक्रिएशन वैल्यू को बढ़ाता है। टू कंट्रोल एग्रेशन, गुस्सा, खेलते समय बात बात में गुस्सा आ जाना, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करके एक रणनीति के थ्रू कैसे खेलना है, ये हमको एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए का इंट्राम्यूरल कंपटीशन, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट के जो स्पोर्ट्स होते हैं, जब उसमें कोई पार्टिसिपेट करता है तो गुस्से पे कंट्रोल करना वो सीख जाता है। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू शो हिमसेल्फ, एक मौका मिलता है। जैसे आपके स्कूल में कोई टीचर आया, आपके फिजिकल टीचर गए, बोले यहां आओ, चलो खेलो। तो मान लीजिए आपने कभी वॉलीबॉल खेला ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको एक मौका दिया, आइए खेलिए, चलिए बॉल पकड़िए, बॉल को पकड़ा, आप अंडरहैंड एक सर्विस दीजिए। पहली बार तो जब आप मारेंगे तो नेट आपका पार ही नहीं होगा, दूसरी बार हो सकता है पार हो जाए या इधर उधर चला जाए। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार खेलने को आपको मौका मिलेगा, तो आपके अंदर एक स्किल आएगी। तो जब आप वॉलीबॉल को मारोगे तो उस ग्राउंड में, नेट के पार वाले ग्राउंड में जरूर गिरेगा। कभी ट्राई करके देखना अगर नहीं खेलते होगे तो इंट्राम्यूरल कंपटीशन में क्या होता है, जब टीचर आपके पास आते हैं, आपको एक मौका मिलता है, सो टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू शो हिमसेल्फ, अपने आप को दिखाने का मौका मिलता है। टू इंक्रीज द सोर्स ऑफ कंपटीशन, सही है कि हमने अच्छा मारा, हमारा जो मारा गया जो बॉल था वो आपके ग्राउंड में जाके गिरा, इस तरह से। टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, टू गिव द नॉलेज ऑफ अ रूल ऑफ वेरियस गेम्स, टू फाइंड आउट द टैलेंट स्पोर्ट्स मैन, मतलब आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स की क्वालिटी है, ये आप दिखा सकते हो। टू डेवलप गुड पर्सनालिटी, आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलो, पर्सनालिटी आपको पता चल जाएगा कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये वर्कआउट करता है, ये जिम जाता है, इसकी बॉडी बिल्डिंग ठीक है, इसको स्किल पता है स्पोर्ट्स के। तो मैं बताऊं आपको, इंट्राम्यूरल कंपटीशन में तो मैं एक बात बोलता हूं, आपके स्कूल में जब भी खेलने का मौका मिले, उस मौके को मत छोड़ो, पार्टिसिपेट करो। नहीं आता सीखोगे, आता है तो ठीक है और अच्छा आपका स्किल डेवलप होगा, लेकिन नहीं आता तो सीखो, लेकिन गेम में आप ग्राउंड में जरूर जाओ, इक्विपमेंट्स के साथ अपने आप को टाइम दो, फिजिकल हेल्थ आपका ठीक रहेगा। चलिए, ये जो इंट्राम्यूरल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपने देखा, और अगला है एक्टिविटीज फॉर द इंट्राम्यूरल
टूर्नामेंट, क्या क्या आप खेल सकते हो मैं आपको बताऊं। आप अपने स्कूल में क्या क्या खेल सकते हो। सो एक्टिविटीज फॉर द इंटरनल टूर्नामेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिएगा। मेजर गेम, माइनर गेम, रेदेमिक गेम और क्रिएटिव गेम। ध्यान दीजिएगा, आपके स्कूल में ये सब होता होगा। तो मेजर गेम में क्या क्या है, जैसे जो बहुत बड़ा आपका जो स्पोर्ट में, जब आप जाते हो स्पोर्ट फील्ड में, आप अपने खेल के मैदान में, तो देखते हो बड़ा वाला ग्राउंड किसका होता है, वो फुटबॉल का होता है, हॉकी का होता है। सो हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी एटसेट्रा, ये सब मेजर गेम है। ये सब क्या है, मेजर गेम है। 11-11 प्लेयर खेल रहे हैं, 10-10 प्लेयर खेल रहे हैं, 6-6 प्लेयर खेल रहे हैं, 7-7 प्लेयर खेल रहे हैं, चल रहा है मैच। ये सब मेजर गेम में आता है, इसको हम तो कहते हैं कि खेलना ही चाहिए। नेक्स्ट, माइनर गेम में क्या है, शटल रन। शटल रन क्या क्या है, एजिलिटी चेक करते हैं इसको। जब आपका वाइवा हुआ होगा 12th क्लास का, तो आपको शटल रन एक कराया गया होगा, एग्जामिनर आए होंगे। शटल रन का क्या है कि 10 मीटर का एक डिस्टेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट वहां रखा रहेगा, आप दौड़ के जाओगे, लेके आओगे, इधर रखोगे, फिर दौड़ के जाओगे, फिर दूसरा लाके पार कर जाओगे। 10x4 का होता है वो, समझेगा। 40 मीटर टोटल होता है, लेकिन कैसे जाना है, झुकना है, उठाना है, स्पीड में आना है, वहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी टेस्ट हो जाता है, स्पीड का भी टेस्ट हो जाता है, कोऑर्डिनेशन का भी टेस्ट हो जाता है। तो जो शटल रन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी खेल के उसको देखा कीजिए आप लोग। सो शटल रन माइनर गेम में आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सैंग रेस होता है, ट्रिपल लेग रेस होता है, लेमन रेस होता है, ये सब आपके माइनर गेम है। रैदमिक गेम में क्या है, जैसे आप पीटी करते हो एक रिदम में, जब ड्रम बजता है, जब पीटी करते हो तो सबके हाथ एक तरफ, सबके हाथ, फिर अगले ड्रम बीट पे एक रिदम में ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से जो आप पीटी करते हो ना, तो ये एक रिदमिक गेम में आ जाता है। इंटरेस्टिंग फिजिकल एक्टिविटी है ये। रिजिम हो गया, डंबेल हो गया, डांस हो गया एटसेट्रा, ये सब आपके रिदमिक है। क्रिएटिव गेम क्या है, ड्राइंग, पेंटिंग, कॉम्बैट गेम, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग, ये सब क्या है, क्रिएटिव गेम है। और इन सब के बारे में आपको लिख देना है अगर एग्जाम में आता है तो। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल, जो विद्यालय में, आपके स्कूल में जो गेम होते हैं, इंटर हाउस कंपटीशन होता है, या ऐसे ही होता है, मतलब जो आपके पीटीआई वगैरह स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं आपको, जो आपके स्कूल के कैंपस की चहर दीवारी के अंदर जो आप खेलते हो, अपने ही ग्राउंड में जो आप खेलते हो, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट हम इसको देखते हैं। इंट्राम्यूरल आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। देखिए यहां 3 चीजें आ गया है। जब आपको खेलने का मौका मिलेगा तो मेंटल, फिजिकल और यहां पे क्या आ गया, सोशल, आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही स्थितियां सुदृढ़ होंगी, डेवलपमेंट होगा तीनों का, सोशल, मेंटल और फिजिकल भी, समझे क्या। चलिए दूसरा, दीज प्रोग्राम्स ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन मोरल एंड एथिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लास टीचर को गेम के लिए जाने देना चाहिए। जैसे अगर एक पीटीआई किसी बच्चे को खेलने के लिए बुला रहा है, ग्राउंड में बुला रहा है, तो जाने देना चाहिए। आप सिखा रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो गैप मिल सकता है तो बच्चों को आप खेलने का मौका दीजिए। उससे जाहिर सी बात सोशल ही डेवलप कराना है। मेंटल स्टेटस तभी ठीक होगा जब बच्चे का फिजिकल ठीक होगा। सो दीज प्रोग्राम ऑल्सो ले स्ट्रेस ऑन मोरल एंड एथिकल वैल्यू। देखिए तनाव को दूर कर रहा है। बच्चा कब तक पढ़ेगा, थोड़ा खेल लेगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। इंट्राम्यूरल आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड चिल्ड्रेन और हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चे का जो स्वास्थ्य है ना, वो इंट्राम्यूरल से ठीक हो सकता है, और इंट्राम्यूरल में ही वो रोज खेल सकता है, क्योंकि एक बेल तो गेम का होगा, नहीं तो दूसरे दिन तो जरूर होगा, वीकली तो होगा। तो उसको जब मौका मिलेगा तो क्या होगा, उसका फिजिकल ठीक होगा, और फिजिकल ठीक होगा तो हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, दीज प्रोग्राम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू काम डाउन the fearing instinct of children।
धीरे धीरे उसको जैसे मान लीजिए पहला बच्चा है, उसको 100 मीटर आप दौड़ा दिए, वो जल्दी थक जाएगा, लेकिन फिर दौड़ाइए रोज धीरे धीरे, इस तरह से उसको स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, उसको थकान कम लगने लगेगी। इसलिए जरूरी है क्या, उसको हेल्थ प्रोग्राम में, मतलब मेरा कहने का मतलब है इंट्राम्यूरल में कंपटीशन में उसको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ओके, these programs refers to children and make them intramural provide maximum recreations of the student, हो गया। intramural provide ample opportunity to the student to participate in game and sports. Intramural are also essential for the development of leadership quality among the student. ठीक है, कोई बच्चा है वो इतना नहीं अच्छा खेल पाता कि उसको हम बाहर खेलने का मौका दें, बाहर ले जाने का मौका दें, क्लस्टर वगैरह में, जोनल वगैरह में, लेकिन वो कैंपस में तो खेले कम से कम, और कैंपस में खेलेगा तो क्या क्या उसका ठीक होगा, सोशल, मेंटल, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। तो इंट्राम्यूरल के जो कंपटीशन है उसके सिग्निफिकेंट आपने देख लिए हैं। अगला आपके सामने है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन या टूर्नामेंट। एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन का क्या है? एक्स्ट्राम्यूरल जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, जैसे हमने अगर सेलेक्ट किया वॉलीबॉल के प्लेयर को, कुछ 11th क्लास के, कुछ 12th क्लास के, कुछ ह्यूमैनिटी के, कुछ कॉमर्स के, कुछ साइंस के स्टूडेंट को, लेकिन मान लीजिए हम वॉलीबॉल की एक टीम बना लिए। अब उस टीम को में हम ऐसे ही किसी को नहीं लेंगे, जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट करके ले जाएंगे जहां वॉलीबॉल कंपटीशन एक्स्ट्राम्यूरल का हो रहा होगा, स्कूल कैंपस के बाहर। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पे ले जाएं, हो सकता है स्टेट पे ले जाएं, नेशनल ले जाएं, इंटरनेशनल ले जाएं, है ना, तो वो एक्स्ट्राम्यूरल हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट क्या होता है? बच्चा स्कूल के अंदर के बच्चों को जान रहा है, उनके स्वभाव को भी जान रहा है, लेकिन जब वो बाहर खेलने जाएगा तो अलग टैलेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है उसको वो चीजें भी देखने को मौका मिले जिससे वो और उसको मोटिवेशन मिल जाए। क्या हो सकता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन द फिजिकल डेवलपमेंट। बाहर खेलने जाएगा तो अच्छा खेले, इसलिए वो और मेहनत करेगा। स्कूल में तो जानता है कि हम बेस्ट हैं, अपने स्कूल में तो हम ही बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कौन है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा कि हमको बाहर खेलने जाना है, वहां कंपटीशन ज्यादा होगा, तो वो और मेहनत करेगा, फिजिकल डेवलपमेंट उसका होगा। हेल्प इन द मेंटल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट एक बेस है मेंटल डेवलपमेंट का, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। हेल्प इन द सोशल डेवलपमेंट, हेल्प इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सब आपस में कोरिलेट करते हैं। फिजिकल हो रहा है तो मेंटल होगा, मेंटल हो रहा है तो सोशल होगा, कंफर्म है, अगर आप गेम खेल रहे हो तो। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो रहा है। रिड्यूस द लेवल स्ट्रेस एंग्जायटी, डेवलप इन लीडरशिप क्वालिटी, अंडरस्टैंड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ वेरियस गेम्स। कभी कभी क्या होता है कि लोकल गेम में कैंपस के अंदर हम कुछ रूल्स को तोड़ भी देते हैं, बोलते हैं ऐसे ही होता है, लेकिन जब बाहर खेलने जाएंगे, एक्स्ट्राम्यूरल कंपटीशन में जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल ही खेलना पड़ेगा। तो उससे जानकारी मिलती है वेरियस गेम्स के बारे में। हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ एग्रेशन इन एन इंडिविजुअल, मतलब गुस्से को कैसे कम किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि स्कोर कम हो रहा होता है, आदमी गुस्सा करता है, अपने आप को झल्ला देता है पूरी तरह से, जिससे क्या होता है मैच और बिगड़ जाता है। लेकिन उस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए और एक स्ट्रेटेजी के थ्रू काम किया जाए जिससे कि हारे हुए मैच को जीता जा सके, हारते हुए मैच को जीता जा सके। तो एग्रेशन को कम करने के लिए एक्स्ट्राम्यूरल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हेल्प फॉर रिक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन। रिक्रिएशन का बहुत बड़ा यूज होता है गेम में, गेम खेलो, रिक्रिएशन में यूज होगा चिल्ड्रन के। हेल्प टू डेवलप द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब एक्स्ट्राम्यूरल अगर कोई बंदा खेलने जा रहा है तो उसमें कंपटीशन की, हेल्दी कंपटीशन की भावना आएगी कि हम चीटिंग ना करें, हमको जीतना है,
तो फेयर प्ले करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का क्या है, मैं आपको बताऊं। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का बहुत बड़ा मतलब होता है, यूं ही नहीं हम इसको इस टॉपिक में ले आए हैं, आपके सिलेबस का है ये, स्पेशल मान के चलिए ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है। स्पेसिफिक प्रोग्राम जैसे आपको पता दें, जैसे आपके स्कूल में तो रोज गेम होता होगा, लेकिन एक स्पोर्ट डे होता है। जैसे आप मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे क्या होता है, 29 अगस्त को स्पोर्ट डे। उस दिन नहीं हो पाता है तो साल के एक दिन में, 2 दिन में या 3 दिन का ऐसा बनाते हैं कि स्पोर्ट डे होगा, उसमें इंटर हाउस कंपटीशन होगा, तो वो स्पेशल है। गेम तो रोज हो रहा है, लेकिन उस गेम में क्या होगा, अच्छी तरह से मार्किंग होती है, एक पूरा दिन पूरा गेम पे जाता है, सबको खेलने का मौका मिलता है, प्राइज मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। स्पेशल है ना, स्पेसिफिक है वो। रोज के गेम तरह नहीं है, रोज वॉलीबॉल मैच खेल रहे हैं, रोज जीत रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन स्कूल जब आपको सर्टिफिकेट देगा, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होगा, टूर्नामेंट होगा, वो होता है स्पेसिफिक। और कुछ होता है, हेल्थ रन होता है, रन फॉर फन होता है, स्पोर्ट डे वगैरह, इस तरह से यूनिटी के लिए दौड़ होती है। मतलब किसी भी तरह से अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कोई ऑर्गेनाइज मतलब टूर्नामेंट हो रहा है तो वो स्पेशल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। स्पोर्ट एंड गेम, ध्यान दीजिए हम इसी पे बात करेंगे, स्पेसिफिक प्रोग्राम पे। स्पोर्ट एंड गेम प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन आवर कंट्री टू प्रमोट द गेम एंड स्पोर्ट्स फॉर द स्पेसिफिक काजेज। केवल हमारा स्कूल नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं सब में स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है। केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हमारे स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सभी स्कूल में प्रोग्राम होता है। स्टेट में ही नहीं, हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट हैं सभी स्कूल में प्रोग्राम होता है स्पोर्ट्स का। और हमारी ही कंट्री में नहीं, जितनी भी कंट्री है, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, हर जगह स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है। कारण केवल एक है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, फिजिकल को बढ़ावा देना, किसी भी तरीके से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना। एक माध्यम है खेल, मनोरंजन का एक साधन है। चलिए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में होता है जी, हमारे देश में भी होता है। क्या? गेम। और गेम में भी क्या स्पेशल एक दिन ऐसा होता है जब, जैसे मान लीजिए कि फीफा चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक है। प्लेयर्स अपने आप को मेंटेन करते हैं, 4 साल बाद ओलंपिक आएगा, हम उसमें खेलेंगे, हमारा सिलेक्शन उसमें होगा, वो अपने आप को 4 साल के लिए झोंक देते हैं उस लाइन में। ओके, even country in the world has some or the other causes of promoting specific sports program. The programs motivate, create a feeling to take part in these sports program. People become health conscious and try to remain fit and stay healthy. ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा कंक्लूजन यही है जो ओलंपिक से हमको मोटिव मिलता है, जो एशियन गेम से मिलता है। गेम क्या होता है? क्या? फिट रहने के लिए, स्टे हेल्दी रहने के लिए गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, अगर मैं खेलता हूं तो क्या मैं ओलंपिक में खेलने जा रहा हूं? या आप खेलते हैं तो क्या ओलंपिक में खेल? नहीं, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन जब कोई उसी लाइन में अगर आ जाता है कि हमको खिलाड़ी ही बनना है, हमें कैरियर ऑप्शन वही, मतलब हमको फुटबॉल में जाके इंटरनेशनल खेलना है, तब तो बात अलग है। लेकिन खेलना होता है अपने आप को फिट रखने के लिए। ओके, यहां पे लिखा है द प्रोग्राम्स मोटिव द क्रिएट द फीलिंग ऑफ टेक पार्ट इन दीज स्पोर्ट्स प्रोग्राम, पीपल बिकम हेल्दी consequences and try to remain fit and stay healthy for as long as possible, कि लंबे समय तक हम स्वस्थ रहे। These specific sports program are usually organized by the
फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओज एटसेट्रा। कौन कराएगा इसको? कहीं ऐसी जगह थोड़ी होती है, इसको फेडरेशन होते हैं। जैसे अभी हॉकी खेलना है, मान लीजिए आपको, हॉकी का जो पेरिस में बनाया गया है एफआईएच का फुल फॉर्म फेडरेशन हॉकी का फेडरेशन कब बनाया गया? 1928। पेरिस में इसका मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। वहीं से हॉकी के जितने इवेंट होते हैं सब के सब क्या होंगे? डील किए जाएंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन डी हॉकी, ओके। दीज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कौन कौन कराता है इसको? कोई फेडरेशन कराएगा। फेडरेशन मतलब अलग अलग, ताइक्वांडो का अलग है, क्रिकेट का अलग है, हॉकी का अलग है, सबका अलग है। और वो नेशनल, इंटरनेशनल, उसके बाद एशियन, सब गेम को, उनके पार्टिसिपेंट, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को मेंटेन करते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एनजीओज भी कुछ कराती है, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो भी कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम कराती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, 2-3 हजार वहां के एम्प्लॉइज है, उनको हेल्दी रहना है, हेल्दी जो रहेगा अच्छा काम करेगा और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उत्पाद अच्छा होगा उस कारखाने का, तो क्या होगा? एनजीओ के थ्रू क्या कराएंगे? वहां पे एक योगा का प्रोग्राम करा देंगे, 1 हफ्ते का शिविर लगा देंगे। अब योगा में क्या क्या करें कि अपने जीवन को हम स्वस्थ बना के रख सकते हैं? कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, योगा है, अष्टांग योगा में यम नियम आसन ध्यान धारणा वगैरह के बारे में बताया जाएगा। लोग अपने बारे में जानेंगे। तो जब जानेंगे, सीखेंगे उस प्रोग्राम के थ्रू, जब प्रोग्राम होगा तभी तो जानेंगे, तो वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट, फेडरेशंस, एनजीओस ये सब प्रोग्राम कराते रहते हैं टू क्रिएट हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल एंड टेक पार्ट इन हेल्दी रिलेटेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। देखो, हेल्थ रिलेटेड स्पोर्ट प्रोग्राम यही, और कोई प्रोग्राम नहीं। कुछ लोग दूसरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि सर नहीं नहीं नहीं, हेल्थ को अच्छा बनाना है, उससे योगा का एक शिविर हो सकता है, टूर्नामेंट हो सकता है, रन फॉर हेल्थ हो सकता है, रन फॉर फन हो सकता है, रन फॉर स्पेसिफिक काजेज में आपको यूनिटी वाला जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के डेट ऑफ बर्थ पे जो उनका है, उसी पे जो है दौड़ होती है, रन फॉर यूनिटी, है ना। और किसी जैसे बीमारी आ गई, कोई महामारी आ गई, उस पर अगर फंड इकट्ठा करना है उसके थ्रू करा के उनको जो है चैरिटी करते हैं। स्पोर्ट में, स्कूल में स्पोर्ट डे होता है, ये सब प्रोग्राम है स्पेसिफिक। मोर एंड मोर पीपल, ध्यान देना, मोर एंड मोर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप शुड टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अब योगा के लिए कोई बंदिश थोड़ी है। मान लीजिए योगा का शिविर लगा हुआ है, तो कोई जरूरी है 5 साल का बच्चा नहीं जाएगा? वो भी जाएगा, सीखेगा। 80 साल का आदमी भी जाएगा, सीखेगा। हम भी जाएंगे, से आप भी जाइएगा वहां पे, योगा के बारे में कुछ सीखिए। अब बाबा रामदेव अगर आगे शिविर लगा दिया हमारे क्षेत्र में, तो हम भी जाएंगे वहां पे, कुछ सीखेंगे। अब वहां कोई ये थोड़ी है कि तुम नहीं जाओगे, तुम केवल जेंट्स जाएंगे, नहीं, लेडीज जाए, जेंट्स जाए, हर एज ग्रुप के जाएं और सीखें और अपने जीवन को सही से जीने के लायक बनाएं। क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये हेल्थ पे ही डिपेंड होते हैं। ओके, द वेरियस इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में? देखिए आपके सामने आ गया है। पहली बात जो हमारे स्कूल में होता है, स्पोर्ट डे। अब स्पोर्ट डे में क्या है, हमारे स्कूल का जो एनुअल स्पोर्ट डे होता है और नेशनल स्पोर्ट डे होता है, जो 2 टाइप में हमारे यहां स्कूल में हो जाएगा। नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाएंगे? 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के बर्थ डेट पे। तो वहां भी कुछ प्रोग्राम हो जाता है और होना भी चाहिए, इसीलिए मनाया जाता है कि सबको अवेयर हो जाए इनके बारे में कि भाई खेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। इसलिए नेशनल स्पोर्ट डे बनाया गया है ना। और स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट डे होता है वो तो होता ही है 3-4 दिन का लगातार, है ना। उसकी प्रैक्टिस तो साल भर चलती है बच्चों में। तो ये बहुत बड़ी चीज है, हेल्थ बनाए रखने के लिए स्पोर्ट डे होता है। अगला है हेल्थ रन। हेल्थ रन का क्या है कि दौड़े, मतलब कोई एक स्पेशल काज ले लें, उसके हिसाब से दौड़े। कुल मिला के फिजिकल को वहां वर्कआउट दिखना चाहिए, लोगों में एक अवेयरनेस आए।
रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक काजेज, रन फॉर यूनिटी। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं थोड़ा स्पेशल। पहले तो स्पोर्ट डे देख लेते हैं जो स्कूल में होता है। स्पोर्ट डे is organized in the school once in the year so that the all round development of children could be done various physical। देखिए पूरे साल में एक बार तो स्कूल में स्पोर्ट डे होता ही है। आपके स्कूल में भी होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके स्कूल में स्पोर्ट डे कब हुआ था, क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और किया था तो स्टेटस क्या था, है ना। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अगर चौमुखी विकास करना है तो उनको जो है गेम में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। बहुत सी बातें वहां निकल के आती हैं। कुड बी डन वेरियस फिजिकल एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज आर कंडक्ट ऑन स्पोर्ट डे। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्कूल। हमने बताया ना पूरे देश का विद्यालय जरूर मनाएगा खेल दिवस। Sport day, it is organized almost each and every school on sport day. Every child get ample opportunities to take part in activity of their choice. अब हम हॉकी खेलेंगे, हम जूडो खेलेंगे, है ना, हम जो है चेस खेलेंगे, हम कबड्डी खेलेंगे, हम वॉलीबॉल खेलेंगे। आपका जैसी इच्छा है आपके स्कूल में अवेलेबल है। आप वहां जाइए और अपने हेल्थ को इंप्रूव कीजिए थ्रू स्पोर्ट्स। तो आपकी क्या चॉइस है, आप कौन सा गेम खेलते हो, कमेंट में जरूर बताना कि आपका स्पोर्ट क्या है, मेजर गेम क्या है आपका, और मेजर गेम में भी आप किस पॉइंट पे खेलते हो। ओके, ड्यू टू दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट experiences as organized as well as administrators sport day also provide opportunity to select talent for future। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जब हम इंट्राम्यूरल स्पोर्ट कराएंगे स्पेसिफिक काजेस के थ्रू वगैरह वगैरह, तो हमको जब खेलते हुए देखते तो आगे के लिए हमको प्लेयर मिल जाते हैं स्कूल में कि भाई हम इनको क्लस्टर ले जाएंगे। मान लीजिए कोई 9th क्लास का लड़का है, अच्छा खेल रहा है, तो हम सोचेंगे जब वो 11th 12th में आएगा तो उसको क्लस्टर जरूर ले जाएंगे। उस एज ग्रुप में आए तो पहले, अभी तो उसकी एज ही नहीं है, लेकिन एज नहीं है फिर भी अच्छा खेल रहा है, तो अपनी एज में वो कितना अच्छा खेलेगा। बस मौका है टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का और उसको निखारने का। ठीक है ना। अगला देखते हैं हेल्थ रन। हेल्थ रन का क्या है, मतलब एक ही है, आप अपने हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लोगों को मोटिवेशन कैसे मिल सकता है, यही देखना है। दीज प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अराइज टू स्टैंडर्ड्स of health and to make people aware about good health and to maintain good health। देखिए रन फॉर हेल्थ का मतलब है एक मतलब अनाउंस कर दिया गया थ्रू न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया कि भाई इतने तारीख को, जैसे 20 तारीख को यहां दौड़ होना है और ये लोग दौड़ने के लिए आ सकते हैं। तो वहां गैदरिंग होगी, जितने भी उस फील्ड के अवेयर लोग हैं, दौड़ने वाले एथलीट प्लेयर हैं या इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वो वहां पहुंचेंगे। और क्यों पहुंचेंगे, जब गैदरिंग होगी तो वहां एक स्पेशल काज बता दिया जाएगा, भाई इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं, तो लोगों तक बात पहुंच गई। तो रन फॉर हेल्थ, ये हेल्थ रन है, ये एच यहां पे कट गया है, हेल्थ रन। तो इसमें क्या है, दीज प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। अब मतलब स्वास्थ्य के स्तर को अच्छा सुधार करने के लिए, एंड टू मेक पीपल अवेयर, और लोग जागरूक हो सके स्वास्थ्य को लेकर के, अबाउट गुड हेल्थ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और टू मेंटेन गुड हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। लोग इकट्ठा होंगे तो जानकारी होगी और कुछ वहां बताने वाले भी होंगे। पीपल ऑफ एनी एज कैन टेक पार्ट, किसी भी एज के हो तो आपको, आपका अधिकार है कि आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें, तो आप भी जाइए वहां पे। देयर इज नो कंपटीशन, और वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, वहां कोई कंपटीशन नहीं होगा, टूर्नामेंट नहीं होगा, बस दौड़ना है, एक अवेयर के लिए जाइए दौड़िए। दीज प्रोवाइड सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स, स्वास्थ्य के बहुत फायदे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। बट
Precautionary measure must be take before participating. Example, proper sport kit, health status of individual. सबको नहीं जाना, जैसे मान लीजिए हमारा तबीयत नहीं ठीक है, हम क्यों जाएं वहां पे, वहां गैदरिंग होगी, हो सकता है हमको सफोकेशन हो और हम अपने आप को ठीक से फील कर ना पाए, कि अच्छा फील ना कर पाए। इसलिए जब आपका हेल्थ ठीक हो तभी जाइए और प्रॉपर स्पोर्ट किट में जाइए। मान लीजिए दौड़ना है तो शूज पहन लीजिए, चप्पल पहन के थोड़ी दौड़ेंगे आप, स्लीपर पहन के थोड़ी दौड़ सकते हैं। तो आपको लोअर भी कोई कंफर्ट लेके जाना है, टी शर्ट डाल के जाना है जो कंफर्ट हो, क्योंकि दौड़ना है। तो आप प्रॉपर किटअप में आ जाओ, उसके बाद आप वहां जाओ। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन सा है स्पेसिफिक, रन फॉर फन। देखिए बहाना चाहिए, स्वास्थ्य को ठीक करने का बहाना चाहिए। हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी, ये रन 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 ये हेल्थ को डिसाइड करेगा, हेल्थ अच्छे हेल्थ को बनाएगा। रन, दौड़ो, मतलब पूरा का पूरा मोटिव यही है कि आप किसी भी तरह से वर्कआउट करो, जो खा रहे हो उसको एक्सपेंस करो, खर्च करो। हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट जरूरी है। सो दिस इज टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल टू कीप फिट एंड हेल्दी। रन फॉर फन किस लिए है? नो डाउट दिस इज टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल टू कीप फिट एंड हेल्दी, इसलिए रन फॉर फन गैदरिंग किया गया है, एक जगह इकट्ठे हुए हैं सब। अ रन फॉर फन इज फ्रेंडली इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर एंजॉयमेंट एंड फिटनेस ऑफ होल सोसाइटी। हम तो कहते हैं कि आप अगर खेल रहे हो, आपको कुछ जानकारी है, तो सोसाइटी में शाम को समय निकाल के सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनको भी सिखाओ या उनको भी मौका दो खेलने का। अब जैसे आप ही हो, अकेले क्या खेल पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, थोड़ा जॉगिंग कर लोगे। लेकिन अगर आपको 8-10 बच्चे मिल गए गांव के ही, अपने सोसाइटी के, एक वॉलीबॉल ग्राउंड बनाओ, एक बैडमिंटन का ग्राउंड बनाओ, नेट लगाओ, आराम से खेलो, उनको भी मौका मिलेगा, आपका भी हेल्थ अच्छा रहेगा, उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन 1 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा। ओके, नेक्स्ट, रन फॉर यूनिटी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज टू include peace and harmony among the people of different religion of faith. Main purpose of run for develop brotherhood among the different society group. Winners for run are generally, क्या है, जब आप रन फॉर यूनिटी का मतलब है एकता। रन फॉर यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी। आप किस सोसाइटी में हो, सोसाइटी में जो आजकल ये, पहले तो बहुत होता था, अभी कम हो गया है, कि ये काला है, ये गोरा है, ये ऊंची जाति का है, ऐसा सब कुछ खत्म हो चुका है। इनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने जैसे पूरे देश को एक माला में पिरोया, मतलब सबको, पहले क्या था, अपनी डफली अपना राग था, 500 के ऊपर पूरी रियासतें होती थी, सब अपना अपना चलाते थे कि हमारा रूल अलग है। लेकिन सबको भारत, एक भारत बनाया उन्होंने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना उन्होंने की थी, उन्होंने पूरा भी किया। 370 कश्मीर में था, वो भी खत्म हो गया, अब हम एक हो चुके हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। 2047 में हम विकसित भारत में रहेंगे, आप भी रहेंगे, है ना। तो उसके लिए सब कुछ कीजिए। उसके लिए सबसे बड़ा ये है, अपने आप को हेल्दी कैसे बनाए। जब हम हेल्दी होंगे तो ही प्रोडक्टिविटी जो भी होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो भी काम करेंगे उसमें 100% देंगे जब हम हेल्दी होंगे। अब हेल्दी कैसे होंगे? एक बहाना चाहिए हेल्दी रहने का, वर्कआउट करने का एक बहाना चाहिए। तो रन फॉर यूनिटी भाईचारा बढ़ाएगा, ब्रदरहुड एमंग द डिफरेंट सोसाइटीज ग्रुप। विनर्स फॉर रन आगे है, अवॉर्डेड बाई कैश ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट एटसेट्रा। जनरली रन आर ऑर्गेनाइज ऑन 31 अक्टूबर। देखिए यहां पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए। 31 अक्टूबर ऑन बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत बनाया,
तो इसी एकता को देखते हुए, इसी भाईचारा को देखते हुए उनके जन्मदिन पर रन फॉर यूनिटी अलग अलग देश के अलग अलग जगह में, हर जिले में, हमारे जिले में तो हमारे सांसद, भूतपूर्व सांसद रितेश पांडे अंबेडकर नगर में, ये तो हर बार मुझे लगता है कि 8-10 सालों से रन फॉर यूनिटी कराते हैं। ये पहले तो ब्लॉक ब्लॉक का करा लेते हैं, जो विनर होता है फिर डिस्ट्रिक्ट पे कराते हैं, और अच्छी एक पहल है। हम मतलब उनके इस कार्य को जो है सराहते हैं और चाहते हैं कि ये हमेशा ऐसे बरकरार बना रहे। चलिए, तो रन फॉर यूनिटी के बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ये तो हो गया था हमारा, और मैं समझता हूं कि रन फॉर स्पेसिफिक काजेज भी हो ही गया है ना। जैसे स्पेसिफिक काजेज, रन इज अ रन रिलेटेड टू गुड एंड generous causes. The purpose of this is earn the fund for a specific causes. हाँ, इसको देख लो, but the reason should be good. It is after organized by the social organization in order to make the run attractive. Player, artists and actors are asked to participate in it. तो ये हो गया आपका। और अगला जो है स्पेसिफिक काजेस, तो ये था ही था। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आप देखिए एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन है, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, और ये देखिए हमने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, तो आप कैसे लिखोगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। तो आपको प्लानिंग के बारे में बस इतना लिख दोगे ना, बहुत बढ़िया, 1 नंबर के लिए। बड़ा है तो उसको और एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अचीव अ टारगेट। तो पहले प्लानिंग कर लो, प्लानिंग के थ्रू अगर कोई काम होगा तो जो लक्ष्य है कि सबसे बेस्ट टीम कौन है उसको निकाला जाए, वो अच्छा होगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। समझे क्या। अगला एक क्वेश्चन ऐसे और देख लेते हैं हम। What do you understand by the team term tournament? टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था आपके सामने। 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जरूर लिखिएगा, अ टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट इन विच सेवरल प्लेयर, या टीम भी बोल सकते हो, पार्टिसिपेट द डिफीट अपोनेंट्स। मतलब हम खेलेंगे तो अगले को हराने के लिए खेलेंगे, तभी तो हम आगे जाएंगे नॉकआउट में। In various round to get the final match and win it. खेलते खेलते खेलते, कई राउंड में खेलते खेलते जीतना होता है, वही है टूर्नामेंट। अगला देख लेते हैं, लास्ट है ये। What do you understand by knockout tournament? In this type of tournament, after losing first match, अब जैसे टूर्नामेंट आपने देखा था, नॉकआउट अगर पूछ ले तो क्या लिखोगे, आपको तो पता है, 1 मैच हारे टूर्नामेंट से बाहर। सो इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, आफ्टर लूजिंग फर्स्ट मैच, द टीम गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। 1 पॉइंट और लिख सकते हो, 1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता है। इन द नॉकआउट टूर्नामेंट, अ टीम विल बी constitute in continue in the tournament until it does not lose any match. नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर जीतना है तो आपको जो है रखना पड़ेगा। राउंड रॉबिन के बारे में देखिए पूछ रहा है, लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का क्या होता है आपको पता है, सिंगल लीग होता है, डबल लीग होता है, और इस टाइप में क्या होता है, टूर्नामेंट ऑल द टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट विल प्ले with each other on the basis of result of all matches to win and runner up are decided the are 2 type। हो गया ना, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया था। और चलिए, ये आपका जो ये पहला चैप्टर था, इसमें हमने नॉकआउट के फिक्सचर और लीग के फिक्सचर नहीं बताए हैं, ये सेकंड वीडियो में मैं बता दूंगा। लेकिन जो और थ्योरी के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिया है। आप इसको अगर 1-2 बार देख लोगे एग्जाम के पहले, तो आई थिंक ये जो चैप्टर है, यहाँ के मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। ओके, तो आप हमारी वीडियो को अगर देख रहे हो तो भाई शेयर भी कर देना, और कमेंट कर दे, कमेंट में लिख देना कि भाई वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, या और
ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आए आपके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।